हेलो गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो वैल्यूएशन का था उसमें 27 से 31 तक क्या रूल्स हैं वो मैंने समझाए थे। अब मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या बेसिक होता है और इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता। सबसे पहली चीज जो है वो है, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे होगी। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? वो प्राइस जिस प्राइस पे डीलिंग हो रही है। पर उसकी दो शर्तें हैं। पहली बात तो वो है कि पर्सन जो हो आपस में रिलेटेड ना हो, और दूसरी बात जो प्राइस हो वो सोर्स रिलेशन हो, उस प्राइस के अलावा और कुछ चार्ज ना किया जा रहा हो। तो एक तरीके से ये हमारी होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? नंबर वन, इसमें जितने भी टैक्सेस होंगे जीएसटी के अलावा वो सारे इंक्लूड होंगे। जैसे कि आपका कोई भी कस्टम ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, या कोई भी ऐसा टैक्स है जो आपने चार्ज करा है इनवॉइस में, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब एक तरीके से वो जीएसटी के लिए इंक्लूड किया जाएगा। बट जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर टीसीएस वगैरह कोई चार्ज हो रहा है, जैसे टीसीएस ऑन सेल पहले चार्ज होता था, या कोई भी टीसीएस चार्ज हो रहा है इनकम टैक्स में, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए। सेकंड चीज जो है वो थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट जो है, अगर कोई बायर ने पे कर दिया है, कोई ऐसा पेमेंट था जो सप्लायर को पे करना था बट वो बायर ने पे कर दिया। लेट सपोज आप कोई कंप्यूटर असेंबल करवा रहे हैं, उस कंप्यूटर असेंबल करवाने में बायर ने एक तरीके से कीबोर्ड जो है वो सप्लायर को खरीद के दे दिया कि ये कीबोर्ड मैं खरीद के दे रहा हूँ, उस कीबोर्ड की वैल्यू 6,000 रुपए है, जबकि वो कायदे में सप्लायर को सप्लाई करना था कंप्यूटर में, बट वो बायर ने उसे खरीद के दे दिया, तो वो 6,000 रुपए जो है वो एक तरीके से ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। थर्ड चीज है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी कमीशन, फ्रेट, इंश्योरेंस, और कोई भी आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, डिलीवरी चार्जेस हो गए, पैकिंग चार्जेस हो गए, तो वो सब भी एक तरीके से ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। बट एक्स फैक्टरी इंक्लूड नहीं होगा। एक्स फैक्टरी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है सामान को ले जाने की। जो सेलर होगा वो अपने फैक्ट्री गेट पे या अपनी अपनी प्रेमाइस में आइटम को बना के रख देगा, वहां से जो जिम्मेदारी है वो बायर की, और फ्रेट वगैरह सब एक तरीके से बायर पे करेगा। उस केस में जो फ्रेट होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चौथी जो चीज है वो है इंटरेस्ट पेनल्टी। अगर कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत में, लेटर सपोज बायर ने कोई लेट पेमेंट करा या बायर ने पेमेंट नहीं करा, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई पेनल्टी उसके ऊपर लगी या इंटरेस्ट लगा या कुछ भी ऐसी चीज लगी, तो वो भी एक तरीके से जीएसटी के दायरे में आती है और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। और किसी भी तरीके की कोई भी सब्सिडी हो जो प्राइस से लिंक हो, अगर कोई सब्सिडी प्राइस से लिंक है तो वो एक तरीके से जीएसटी में इंक्लूड होती है। बट अगर कोई जनरल सब्सिडी है या कोई ऐसी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। अगली चीज है कोई भी ऐसे चार्जेस जो हैं जो आपके बिफोर डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब तक आइटम डिलीवर नहीं होता उससे पहले के अगर कोई भी ऐसे चार्जेस लग रहे हैं, जैसे आपके इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग है, सेटअप है, जो भी आपके एक तरीके से सप्लाई से रिलेटेड है, तो एक तरीके से सारे के सारे चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर। तो इसका मतलब सिंपल सिंपल बात यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो आपको एक तरीके से वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब अगली चीज अब हम समझे कि रिलेटेड पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। जो मेंबर्स हैं सेम फैमिली में, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, तो ये सब एक तरीके से रिलेटेड पर्सन्स होंगे आपस में। सेकंड की वन ऑफ देम कंट्रोल्स ईच अदर। इसका मतलब क्या? अगर ए होल्डिंग कंपनी, बी सब्सिडरी कंपनी है, तो ए और बी आपस में रिलेटेड हो गए। तीसरा है कि थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। अगर ए कंपनी ए है, उसके दो सब्सिडरी है बी और सी, तो आपस में बी और सी भी रिलेटेड है क्योंकि वो ए के द्वारा कंट्रोल हो रही है। चौथी चीज, सच पर्सन्स आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अदर बिजनेस। अगर लेटर सपोज ए है, वो किसी कंपनी एक्स का डायरेक्टर है और वो कंपनी वाई का भी डायरेक्टर है, तो एक तरीके से कंपनी एक्स और कंपनी वाई क्या होंगे? आपस में रिलेटेड एंटरप्राइज हो गई। अगली चीज वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हो, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, तो एबीसी आपस में रिलेटेड हो गए। अगली चीज वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो, तो अभी वो एक तरीके से रिलेटेड हो गए। अगली चीज कोई थर्ड पर्सन है, उसने दोनों कंपनियों में कम से कम 25% या उससे ऊपर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उसने कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में कम से कम 25% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो कंपनी ए और कंपनी बी आपस में रिलेटेड हो गई। अगली चीज सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल इनडायरेक्टली और थर्ड पर्सन। अगर कोई 2 कंपनी है वो आपस में किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो वो भी आपस में एक तरीके से रिलेटेड हो गई। अगली चीज है कि अगर आपको कोई सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर भी है, आपको कोई एजेंट है, सोल एजेंट है, तो वो भी आपसे रिलेटेड हो जाता है। अब अगली चीज है कि हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में। अगर डिस्काउंट पहली बात अगर दिया गया है सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे, और दूसरी बात वो डिस्काउंट इनवॉइस में शो करा गया है, तो हम उस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं और जो वैल्यू निकल कर आएगी उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। अगली चीज है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है, उस केस में आपकी 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात तो जो वो डिस्काउंट था वो आपका सप्लाई से पहले पहले एग्री कर लिया गया था। इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्जीक्यूट हो चुका था जिसमें ये डिसाइड था कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। और दूसरी बात जो आईटीसी है उसके रिगार्डिंग में वो एक तरीके से रिवर्स कर दिया हो। इसके लिए जैसे एग्जांपल है, लेटर सपोज मिस्टर ए है, उसने कोई आइटम परचेस करा मिस्टर बी से, उसके बाद में मिस्टर बी की जो फर्म है उसने ए को डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली एक तो चीज है कि जो वो एग्रीमेंट उनके बीच में
सप्लाई से पहले पहले एग्जीक्यूट हो गया हो, डिसाइडेड हो। और दूसरी बात ये, जो मिस्टर ए ने जो मेन इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम किया होगा, तो एक तरीके से जो भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर जो प्रपोर्शनेट आईटीसी होगी वो मिस्टर ए को रिवर्स करनी होगी, तभी ही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपको अलाउड होगा। अगली चीज, जो सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं, जो डिस्काउंट्स हमें पता ही नहीं होते सप्लाई के टाइम पे या कोई डिसाइड नहीं होते, वो आपके अलाउड नहीं है। ऐसे डिस्काउंट्स के ऊपर जीएसटी आपका एक तरीके से लगेगा ही लगेगा। अगली चीज है स्टैकर डिस्काउंट। स्टैकर डिस्काउंट क्या होता है? परचेस क्वांटिटी के ऊपर। जैसे कि लेटर सपोज अगर आप 1000 क्वांटिटी परचेस करते हो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट, 1000 से 2000 परचेस करते हो तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट। तो ऐसे स्कैटर्ड डिस्काउंट्स होते हैं। तो अगर ये भी प्री एग्री पहले से एग्री किए गए हैं तो ये अलाउड होंगे। अगली चीज है वॉल्यूम डिस्काउंट या पीरियोडिक डिस्काउंट। ये एक तरीके से तब डिस्काउंट होते हैं अगर लेटर सपोज कंपनी बोलती है अगर आप साल में, पूरे साल में हमसे 20,000 यूनिट्स या उससे ऊपर खरीद लोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट या उसको बोलते हैं पीरियोडिक डिस्काउंट। पूरे साल में, अब वो चीज़ एक तरीके से आज तो हमें पता नहीं कि हम पूरे साल में 20,000 यूनिट्स खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक डिस्काउंट। तो वो तभी अलाउड होगा अगर वो भी एक तरीके से प्री एग्री हो रहा है। तो इसका मतलब सिंपल इसका शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो ये कि अगर कोई डिस्काउंट आपका प्री डिसाइड है तो वो अलाउड है। अगर कोई डिस्काउंट आपका रैंडम है या डिस्काउंट आपका आफ्टर सप्लाई है जो पहले से नहीं पता था, तो वो एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड आपका नहीं होगा। तो ये था गाइस सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में जो थर्ड पार्ट होगा उसमें रूल 32 से लेकर एंड तक जितना भी वैल्यूएशन है वो हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और लाइक से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।